नमस्कार साथियों, आज हम स्टडी करेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हम श्वसन क्यों करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। पहली बात तो ये कि श्वसन क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं। श्वसन करने से मेरे को क्या मिलती हैं। तो देखो, श्वसन हम इसलिए करते हैं क्योंकि श्वसन करने से हमारे को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब आप ये कह सकते हो कि सर हमने पाचन तंत्र पढ़ा था और पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। और भोजन के पाचन होने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से हमारे को ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस ग्लूकोज से ऊर्जा तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। यानी कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। वो ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज में जुड़ेगी। ठीक है, और ये जुड़ करके क्या करती हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ देती है, यानी कि ग्लूकोज का विखंडन कर देती हैं। जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन हो जाने से क्या बनती हैं, ऊर्जा बनती हैं एटीपी के रूप में। और इस ऊर्जा का यूज़ हम करते हैं फिर कार्य करने में। तो ऊर्जा कब तक नहीं मिलेगी ग्लूकोज से, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी। ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ती हैं, श्वसन तंत्र से। यानी कि हम सांस लेते हैं, सांस लेने से ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंदर जा कर के कोशिकाओं में जो ग्लूकोज स्टोर हो रखा है वहाँ पर उस ग्लूकोज को ये तोड़ेगी, यानी कि उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी, जिससे हमारे को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यानी कि केवल भोजन से ही नहीं, हमारे को श्वसन से भी ऊर्जा मिलती है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब ऊर्जा बनती है अपने शरीर में। तो इसका मतलब है कि भाई श्वसन भी जरूरी है, ओके, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करें कि अगर श्वसन जरूरी है तो फिर श्वसन करने के लिए जो अंग होते हैं उन अंगों से मिलाकर के एक तंत्र बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो मानव के अंदर जो तंत्र होता है उसको हम मानव का श्वसन तंत्र कहेंगे। और मानव के श्वसन तंत्र में देखिए क्या क्या होता है। तो देखो, अच्छा, श्वसन में और एक होता है सांस लेने में, है ना। दोनों में क्या अंतर है, सांस लेना, सांस लेने को बोलते हैं ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कह दो या केवल ब्रीथ कह दो, है ना। तो क्या डिफरेंस है सांस लेने में और श्वसन में, यानी कि रेस्पिरेशन करने में और ब्रीथिंग करने में क्या अंतर है। तो देखो, सांस लेना यानी ब्रीथिंग करना ओनली एक स्टेप है किसका, श्वसन की प्रक्रिया का। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में हम सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वो है सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। ये पहला स्टेप है ब्रीथिंग। इसके बाद में वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो क्या काम करेगी, कैसे ग्लूकोज को तोड़ेगी, कैसे ऊर्जा विमुक्त करेगी, है ना। तो ये सारा स्टेप और सारा प्रोसेस कहलाता है श्वसन। तो ब्रीथिंग क्या है, एक पहला स्टेप ओनली श्वसन का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, श्वसन क्या है, मतलब एक बड़ी टर्म है, और सांस लेना यानी ब्रीथिंग करना एक छोटी टर्म है, पहला स्टेप है। अब देखिए, जब ब्रीथिंग करते हैं तो हम अंदर लेते हैं हवा को, है ना। तो क्या केवल ऑक्सीजन अंदर जाती है क्या, और अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन, है ना। और या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम हवा को अंदर ले रहे हैं तो क्या केवल ऑक्सीजन जा रही है या सारी गैसें जा रही हैं। तो देखो, एयर के अंदर जितनी भी गैसें प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी अपने फेफड़ों तक जाती हैं। और वहाँ पर उस फेफड़ों के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर ओनली ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, बाकी गैसें CO2 के साथ में वापस निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो वातावरण में जितनी भी गैसें होती हैं वो सब जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन काम में आएगी, बाकी सारी गैसें वापस निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब देखिए, ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग के अंदर हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। इसके बाद में देखो, पूरा एक सिस्टम बताता हूं मैं आपको जो ह्यूमन का है, मानव का है। तो देखिए, देखो, है ना, ये मानव की नाक हो गई, ये मुख हो गया। अब देखो, हम नाक से सांस ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर किससे है, नाक से सांस लेना। क्यों, क्योंकि देखिए, नाक से सांस लेंगे तो नाक के अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, यानी कि रोम होते हैं, जिनसे क्या होगा, अगर एयर के अंदर कोई पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल तो वहीं पे चिपक के रह जाएगा और वो अंदर नहीं जाएगा। यानी कि नाक में हवा को छानने की व्यवस्था होती है, इसलिए हमारे को सांस किससे लेना चाहिए, नाक से, यानी कि नोज से लेना चाहिए।
अब देखो नाक के बाद में यहाँ वाला जो पार्ट होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं बता दूं आपको, ये है श्वास नली। श्वास नली जिसको हम एयर पाइप या फिर ट्रेकिया कहते हैं, तो ये श्वास नली है। ठीक है, श्वास नली के यहाँ पर देखो एक क्या होता है, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं इसको? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? ये एपिग्लोटिस जो हम क्योंकि देखिए भोजन लेते हैं ना, तो भोजन को इस श्वास नली में जाने से रोकेगा। ये इस एपिग्लोटिस का काम है। ये यहाँ से टच हो जाएगा और ये इस मार्ग को बंद कर देगा ताकि भोजन नली ये है तो भोजन इसमें जाए। ये क्या है? भोजन नली है। इधर वाली क्या है? भोजन नली। यानी भोजन नली को हम क्या बोलते हैं? हम कह सकते हैं इसको ग्रसिका। ठीक है ना, भोजन नली कह दो या फिर ग्रसिका कह दो, तो एक ही बात है, ग्रसिका। ओके, तो इसको हम ग्रसिका कह देते हैं, भोजन नली कह देते हैं। तो भोजन नली में भोजन को जाने देता है, श्वास नली में जाने से भोजन को रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। अब देखो ये ग्रसिका हो गई, श्वास नली हो गई, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है यहाँ पे? कंठ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, कंठ यहीं पे होता है, ये आगे वाली तो इसका नाम लिख देते हैं हम कंठ। कंठ जिसको हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंठ को लेरिंग्स कहते हैं। इसको हम मतलब स्वर यंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? देखो ऐसी पतली पतली सी मसल से बनी हुई झिल्लियाँ होती है जिनमें से होकर के हवा जाती हैं, और हवा जब इसमें से अंदर बाहर होएगी तो इन झिल्लियों में क्या होता है? कंपन होता है, जिससे क्या उत्पन्न होगी? कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि आवाज़ उत्पन्न होती है। ओके, तो हवा इस कंठ में से होते हुए श्वास नली में जाएगी। अच्छा देखिए, ये नाक को हमने बना दिया यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? देखो ये माउथ है ना, अब ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? जहाँ पर हवा भी जा रही है और भोजन भी जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। तो ये जो ग्रसनी है ये पाचन तंत्र का भी भाग है और श्वसन तंत्र का भी भाग है, तो दोनों का कॉमन पार्ट है ये ना, क्योंकि इसके अंदर भोजन और हवा दोनों जाते हैं यहाँ तक। तो फिर आगे के आगे अलग अलग हो जाते हैं। ग्रसिका में क्या जाता है? भोजन जाएगा, यानी इसी को हम भोजन नली कह देते हैं, और इसको हम श्वास नली कहते हैं, तो इसमें केवल हवा जाएगी। ठीक है ना, तो हवा यहाँ से होकर के इस प्रकार से जाएगी। अब देखिए, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन नली, ग्रसिका, पाचन तंत्र सारा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहीं पे, और मैं केवल इस वाली नली को बना रहा हूँ आगे। तो ये वाली नली देखिए आगे जा करके क्या होती है? इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी दो भागों में ये बट जाएगी। अब तक इसको श्वास नली कह रहे थे। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे? हम श्वसनी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसनी। अब ये जो दो भाग हो गए, ये क्या है? श्वसनियाँ। यहाँ श्वसनी। ओके, तो एक श्वसनी कह देते हैं, ये क्या है? श्वसनी। श्वसनी की मात्रा ऐसे लगा दो, श्वसनी हो गई है ना, ये श्वसनी। तो दो श्वसनियाँ हो जाएगी, एक तरफ दाईं श्वसनी, एक तरफ बाईं श्वसनी। और देखिए ये श्वसनियाँ कहाँ पर जाएगी? अपने लंग्स में। तो अपने दो लंग्स होते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, इस श्वसनी को हम थोड़ा इधर लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार के क्या होंगे? दो लंग्स होंगे। ओके, इस प्रकार से ये हो गए अपने लंग्स। और देखिए लंग्स के नीचे क्या होता है? इस प्रकार का डायफ्राम होता है, यानी एक मसल्स होती हैं। ओके, ये मसल्स होती हैं इस प्रकार की, इस प्रकार की। और देखिए इसको हम बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं तनुपट्ट। क्या बोलते हैं? तनुपट्ट कहते हैं। इंग्लिश में हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो इंग्लिश में इसको डायफ्राम कहेंगे, तनुपट्ट कहेंगे हिंदी में। ओके, और ये हमारे दाएं और बाएं फेफड़े हो गए, यानी कि अब देखो इनके ऊपर कवर होगा, है ना, ये क्या है? फेफड़े हैं, लंग्स हैं। ओके, अब इनके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस का आवरण बोलते हैं। ओके, तो इनके ऊपर क्या हो गया? फुफ्फुस का, यानी कि फुफ्फुस का आवरण हो गया, फुफ्फुस आवरण। ठीक है, अब देखिए ये जो श्वसनी है ये अंदर जा कर के आगे इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में और डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से और छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती है, यानी कि बट जाती हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए ये छोटे छोटे भाग क्या कहलाएंगे? और ये जो नलियाँ जा रही हैं ये आगे और जा कर के ऐसे डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है ना, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? तो ये आगे जा कर के ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इधर भी होगा ऐसे, और फिर ये आगे जा कर के लास्ट में एक ऐसे ओपन होता है, एक बेग जैसी संरचना होती है,
गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको हम वायु कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कूपिका कहते हैं। यानी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? वायु कूपिका कहते हैं। इस प्रकार से ये वायु कूपिकाएँ होती हैं, ऐसा है। और एक फेफड़े में जैसे मैंने बनाया वैसे ही उस फेफड़े में भी वायु कूपिकाएँ होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हवा कैसे जाएगी? नाक में, नाक से होते हुए कहाँ जाएगी? ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ जाएगी? श्वास नली में, श्वास नली से कहाँ पे जाएगी? इसको हमने क्या कहा था? श्वसनी, इसमें जाएगी, है ना। इसका नाम है श्वसनी। ये दो श्वसनियाँ हो गई, ये वाली है ना, ये हो गई श्वसनी या श्वसनी या श्वसनिया, श्वसनी। अब श्वसनी के बाद में ये क्या जो और आगे भाग हो गए ना, इनको बोलते हैं श्वसनिकाएँ। क्या बोलते हैं इनको? श्वसनिकाएँ, श्वसनिकाएँ या श्वसनिका। एक को बोलेंगे श्वसनिका, बहुत सारी को बोलेंगे श्वसनिकाएँ। अब श्वसनिका के बाद में ये जो लास्ट का फूला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं वायु कूपिका। क्या कहते हैं? वायु कूपिका। एल्वियोली इसको इंग्लिश में कहते हैं वायु कूपिका को। ओके, तो जो हवा होती है, एयर होती हैं, जो ऑक्सीजन होती है, वो नाक से होते हुए ग्रसनी में, फिर ग्रसनी से श्वास नली में, फिर श्वसनी में, फिर श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से लास्ट में कहाँ पहुँचती हैं? वायु कूपिका में। और ये जो वायु कूपिका होती हैं ये एक लंग्स में ही लगभग लाखों की संख्या में होती हैं, लगभग 30 लाख की संख्या में होती हैं। तो ऐसे कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक सी संरचना होती हैं ये वायु कूपिकाएँ। और इन वायु कूपिकाओं में जा करके, इन वायु कूपिकाओं में यहाँ पे क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज यहीं पे होगा। यानी वायु कूपिका के अंदर जाकर के गैसों का आदान प्रदान होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन तो आ जाएगी अंदर और CO2 निकल जाएगी बाहर। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? वायु कूपिकाओं में। और इन वायु कूपिकाओं की जो झिल्ली होती है, इनका जो कवर होता है, ये बहुत ही बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है। इतना ज़्यादा बारीक होता है कि मतलब ब्लड से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्योंकि संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, ठीक है ना। और जैसी इसमें स्ट्रक्चर बनाई ठीक वैसी ही स्ट्रक्चर उसमें भी होती हैं। अब देखो इसमें मतलब अपने जो सांस लेते हैं, सांस अंदर आती हैं बाहर जाती है, ये कैसे होता है? तो ये इसमें हेल्प करता है। ये जो तनुपट है ना, ये तनुपट क्या करेगा? यानी ये जो डायफ्राम है ये ऊपर नीचे होता है। जैसे ये अभी इसकी नॉर्मल स्थिति है ना, ये इसकी नॉर्मल स्थिति है, ये डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये नीचे की ओर आ जाता है, ये डायफ्राम कैसे हो जाएगा? ऐसे नीचे की ओर हो जाएगा ना। तो जब नीचे की ओर हो जाएगा और फिर वापस ऊपर की ओर होएगा, यानी कि इसमें मूवमेंट होता है, इसमें गति होती है ऊपर नीचे की ओर। तो इसके ऊपर नीचे होने की वजह से हवा अंदर आएगी, अंदर आने से फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा, ओके, हवा बढ़ जाएगी। और जब ये वापस ऊपर जाएगा तो हवा बाहर निकल जाएगी और आयतन कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है कि सांस अंदर आती हैं फिर से वापस निकलती हैं। तो देखिए मेनली हम जो मतलब हवा जाएगी तो सारी गैसें जाएगी, लेकिन श्वसन में हम ऑक्सीजन काम में लेते हैं। कौन सी काम में लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। यानी कि अब ये CO2 कहाँ बनी? बताओ, CO2 क्या करेंगे? छोड़ते हैं। तो ये जो छोड़ते हैं तो ये CO2 कहाँ बनी? अपनी कोशिकाओं में बनेगी। यानी कि जब कोशिकाएं काम करेगी, कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटेगा तो वहाँ पर क्या होता है? ये CO2 बनती हैं। तो ये CO2 अपने को चाहिए नहीं, तो ये CO2 वापस से हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं श्वसन के मार्ग से ही। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अपनी कोशिकाओं में और कुछ जीवाणुओं में ऐसा श्वसन भी होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज टूट जाता है, उसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन? अनऑक्सी। तो श्वसन दो टाइप का हो गया, एक तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में तो क्या होगा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, है ना। और अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, इसके अंदर वायु की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ओके। यानी कि इसको वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं और इसको अवायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। तो वायवीय श्वसन होता है अपने अंदर, ठीक है ना, और इससे हमारे को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन होता है, ये यीस्ट में होता है। यानी कि यीस्ट में, किस में होगा? ये यीस्ट के अंदर होता है ये, यानी कि जीवाणुओं में होता है ये, कुछ जीवाणुओं में, और यीस्ट में होगा ये। और इसके अंदर ऊर्जा कम बनती है। और ये किस में होता है? ऑक्सी श्वसन हमारे अंदर, यानी कि मानव में और जितने भी बड़े जानवर होते हैं उन सब में ये होता है ना, जंतुओं में।
कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन। इसी को हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, इसको अनॉक्सी यानी अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ज़्यादा ऊर्जा बनती है, इसमें कम ऊर्जा बनती है। तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन श्वसन के प्रकार हो गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सिस्टम होता है। और अच्छा एक बात तो बता दूं मैं आपको कि हम सांस, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है मानव, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो जो मानव होता है वो 1 मिनट के अंदर लगभग 16 से 20 बार सांस लेता है। 16 से 20 बार सांस लेता है, यानी कि ब्रीथिंग करता है, लेता है और छोड़ता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अप्रोक्सीमेट लगभग 18 बार। ओके, आप 18 बार कह सकते हो या फिर 16 से 20 बार कह सकते हो। ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसके अंदर अब आप कह सकते हो कि सर ये जो नली होती है, श्वास नली, ये पिचक जाए तो क्या होगा? तो ये पिचकती नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सी टाइप के छल्ले होंगे। ऐसे क्या होंगे, इसमें सी टाइप के छल्ले होंगे, यानी गोल गोल ऐसे छल्ले होते हैं सी आकार के। कैसे आकार के? सी आकार के छल्ले होते हैं, जिसकी वजह से ये पिचकेगी नहीं, क्योंकि ये सी आकार के छल्ले उपास्थियों से बने होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये पिचकती नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो इसका आवरण होता है फुफ्फुस आवरण, इसको हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, या तो लंग्स कह दो इंग्लिश में, या फिर फुफ्फुस कह देते हैं ना, ये फुफ्फुस है। तो इस फुफ्फुस के ऊपर या फेफड़ा कह देते हैं। ठीक है ना, तो इसके आवरण होता है और यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम फुफ्फुसावरणी द्रव कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी रक्षा होती है, चोट वगैरह नहीं लगती है। ओके, और देखिए इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, लंग्स के ऊपर यानी कि फुफ्फुस के ऊपर पसलियों का कवर होता है, पसलियों का ना, रिब्स का केज होता है, यानी कि रिब्स से बना हुआ पूरा एक पिंजरा होता है, जिसको हम रिब केज या फिर पसली पंजर कहते हैं। तो अपनी जो 24 पसलियाँ होती हैं वो इसके ऊपर ऐसे कवर रहती हैं, ताकि इनके चोट नहीं लगे। ठीक है, तो ये अपना श्वसन तंत्र है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।